अब हम आते हैं आर्टिकल 358 के ऊपर। ये बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी के बारे में, यानी कि इमरजेंसी एक बार लग जाती है उसके बाद क्या क्या हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो एक ऐसा लॉ लेके आ सकती है जो आर्टिकल 19 के जो प्रोविजंस हैं उनको ख़त्म करती है। उस लॉ में ये बोला जा सकता है कि आपको आज के मतलब जब तक इमरजेंसी चलेगी तब तक इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सारे के सारे फ्रीडम्स नहीं रहेंगे। ऐसा लॉ यूनियन ला सकती है। लेकिन आप आगे जाके पढ़ोगे इसमें इसमें लिखा है कि इसकी जो वैलिडिटी है ऐसे लॉ की वो तब तक ही फोर्स में रहेगी जब तक इमरजेंसी चल रही है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट इस लॉ को अप्रूव नहीं करती है, इन दैट केस आप इस लॉ को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। एंड ऑब्वियसली पार्लियामेंट कैन नॉट अप्रूव सच अ लॉ जहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट ही आप वायलेट कर रहे हो, आर्टिकल 19 का। तो इमरजेंसी के बाद ऐसा लॉ टिक नहीं पाएगा। ओके, तो यही चीज़ हमको इसमें समझनी है। अब आर्टिकल 359 पे हम आते हैं। ये भी एक सिंपल बात बोलता है, हमको इसमें ये चीज़ समझनी है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा सारे आर्टिकल्स को आप सस्पेंड कर सकते हो। अब हम आते हैं आर्टिकल 359 के ऊपर। ये बोलता है कि जब हमारी इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है, इन दैट केस जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास वो सारे सस्पेंड हो सकते हैं। बट यस, दो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के वो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछ लेते हैं कि कौन से दो आर्टिकल्स कभी भी सस्पेंड नहीं करे जा सकते हैं। तो हमको चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एज वेल। कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता है जो इन आर्टिकल्स को वायलेट करे। यही चीज़ हमको इसमें समझनी है। एंड ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है सरकार ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रही है, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो तब तक ही रहेगी जब तक इमरजेंसी ऑपरेशन में है। उसके बाद उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब आर्टिकल 359 ए जो है, दिस इज नो लॉन्गर देयर एंड इसको हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब हम आते हैं आर्टिकल 360 के ऊपर जो कि बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अभी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आज तक कभी भी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी आपको पता है जो मैं 352 में पढ़ा था, वो लग चुकी है एक बार ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट्स रूल। ओके, एंड जो स्टेट इमरजेंसी है ये तो बहुत बार लगी है। इनको आप देखोगे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बार स्टेट की जो इमरजेंसी है वो लगी हुई है। अब 360 में हम आते हैं। ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी प्रोक्लेम कर सकते हैं। इस दौरान जो भी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सैलरीज वगैरह होंगी उनको आप रेगुलेट कर सकते हो। यानी जो प्रेसिडेंट है वो उनकी सैलरीज को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं। अब भगवान ना चाहे कभी इंडिया में ऐसी इमरजेंसी लगे, बिकॉज ये तभी लगेगी जब बहुत ज़्यादा डायर स्टेट्स हो जाएंगे इंडिया के, फाइनेंस ही नहीं बचेगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, श्रीलंका है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसी अगर सिचुएशन आती है तभी आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओगे, अदरवाइज इसको लगाने की आज तक तो नौबत नहीं आई है। अब इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसको 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे देन इट विल सीज टू ऑपरेट। अब हम आते हैं आर्टिकल 361 के ऊपर जो कि है पार्ट 19 का पार्ट। ओके, अब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, ये कोर्ट को आंसरेबल नहीं है अपनी ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग। जो भी ये पावर्स और ड्यूटीज हम एक्सरसाइज करते हैं इनके लिए दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट्स। ओके, अब ये इसलिए गिवन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, इसका जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू नहीं कर सकते हो टिल दे आर इन ऑफिस। ओके, तो ये चीज़ हमारी क्लॉज 2 बोलता है। एंड
ऑब्वियसली आप इनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, वाइल दे आर इन ऑफिस। इसका जो क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तब आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा पहले, एंड उसके बाद ही जो सिविल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हम आता है आर्टिकल 361A के ऊपर। ये बोलता है कि जो हमारे न्यूज़पेपर के लोग हैं या जो हमारे टेलीविजन में न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चालू हो सकती इफ़ दे रिपोर्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप खुल के रिपोर्टिंग कर सकते हो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की, बट यस अगर कोई सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई है बाय पार्लियामेंट और स्टेट, इन दैट केस उसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। इफ यू रिपोर्ट then this immunity under Article 361A is no longer available to you. इसके हम 361B के ऊपर आते हैं। ये बोलता है कि अगर 10 शेड्यूल के अंडर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया अपनी पार्लियामेंट की सीट से, इन दैट केस आपको कोई और गवर्नमेंट पोस्ट आपको मिल रखी है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी आप एमपी जो थे ही थे, साथ में आपको एक गवर्नमेंट की पोस्ट भी मिली हुई थी, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा इफ आपके ऊपर 10 शेड्यूल की डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है। तो अब जो उसका आर्टिकल 362 है वो रिपील हो चुका है एंड वी डोंट हैव टू रीड इट। अब हम आता है आर्टिकल 363 के ऊपर। आर्टिकल 363 ये बोलता है कि अगर कोई ट्रीटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइन किया था तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये चीज़ के बारे में आर्टिकल 363 बोलता है। अब हम आता आर्टिकल 363A के ऊपर। ये आया था हमारा 26th अमेंडमेंट से 1971 में। इसमें बोला गया था कि जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे हमारे रूलर्स को वो बैंड होते हैं, दे आर जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एंड जो उनको प्राइवेट पर्स मिलता था सरकार की तरफ से, कुछ उनको हमेशा पैसा जाता रहता था आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल, सम काइंड ऑफ अमाउंट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दीज रूलर्स। तो वो अमाउंट भी अब खत्म कर दिया गया था। ऐसा बोला गया था कि आज से आपको ये अमाउंट अब नहीं मिलेगा। ये सब कुछ 1971 में हुआ था। तो इसी के बारे में 363A बात करता है। अब 364 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोलता है कि जो भी पार्लियामेंट की प्रोविजंस हैं ये पोर्ट्स एंड एरोडॉम्स के लिए थोड़ी मॉडिफाई की जा सकती हैं। ओके, अब हम आता आर्टिकल 365 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को कोई डायरेक्शंस बोली हैं, कुछ काम करने के लिए बोला है, या ऐसा बोला है कि आप सही तरीके से हमें सरकार को चलाओ, और फिर भी स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती है, देन स्टेट इमरजेंसी जो है वो लग सकती है। ओके, तो इसको हम 365 में पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर ऐसा होता है, अगर डायरेक्शन को नहीं माना जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा माना जाएगा कि द गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके बाद उनको पता है कि उस स्टेट में इमरजेंसी इशू हो सकती है। अब आर्टिकल 366 में कुछ डेफिनेशंस गिवन है एंड these are not very important from exams point of view. Still, if you want to read them, you can. इसमें काफ़ी सारी definitions हैं अलग अलग चीज़ों की। ओके, अब हम आता है आर्टिकल 377 के ऊपर। ये बोलता है कि जो हमारा जनरल क्लॉजेस का एक्ट है 1897, इनको हम रेफर करेंगे इफ हमको कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बात समझ नहीं आती है, देन अगर सेम प्रोविजन के बारे में जनरल क्लॉजेस एक्ट बात करता है, देन वी विल रेफर देम। ओके, तो ये जो एक्ट है हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट, इट विल बी रेड इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनको हम साथ में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट 20 के ऊपर, जो कि बात करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके हम आर्टिकल 368 में आते हैं।
अब इसमें बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट है उसको आप रिपील कर सकते हो एंड उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, एडिशन और वेरिएशन कर सकते हो। तो इस पावर के बारे में आर्टिकल 368 बात करता है। ओके, अब अगर क्लॉज 2 हमारा बोलता है अगर आपको अमेंडमेंट करनी है देन जो बिल अमेंडमेंट वाला वो आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लेके आ सकते हो। ओके, एंड उसके बाद उसको हाउस की जो मेजोरिटी है उसके साथ पास करना पड़ेगा, यानी जो टोटल मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस है उस मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास करना पड़ेगा। एंड एक और रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि जो मेंबर्स उस हाउस में उस दिन प्रेजेंट है उसके 2/3 लोगों को इस अमेंडमेंट से एग्री करना पड़ेगा, तभी अमेंडमेंट पास हो पाएगी। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक और प्रोविजो गिवन है हमें, इसमें बोला गया है कि अगर इन प्रोविजंस के बारे में बात हो रही है, अगर आपको इन प्रोविजंस को अमेंड करना है जो लिस्ट में गिवन है, देन आपको जो स्टेट के लेजिस्लेचर है उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि वन हाफ ऑफ द स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, उनका वन हाफ दे विल हैव टू एग्री टू दीज प्रोविजंस, तभी यहाँ पे इस इन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 3 और क्लॉज 4 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करते हो देन इन दैट केस दैट अमेंडमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट। ओके, एंड आप फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर सकते हो इफ यू आर मेकिंग एन अमेंडमेंट, ऐसा बोला गया है इनमें। अब यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये जो क्लॉज 3 और क्लॉज 4 है, दीज आर नो लॉन्गर वैलिड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन केशवानंद भारती केस, जिसको हम पढ़ेंगे व्हेन वी आर कवरिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें ये चीज़ बोली गई है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट नहीं कर सकते हो, दैट इज आप फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट नहीं कर सकते हो। अगर अगर आप करोगे थ्रू अमेंडमेंट, तब कोर्ट उसको चेक कर सकती है, कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ओके, तो ये जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं ये 1976 में आए थे, 42nd अमेंडमेंट से। ओके, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है वो लेके आई थी ना। क्लॉज 5 में भी ये चीज बोली गई थी कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। क्लॉज 5 ये बोलता है। अब हम आते हैं पार्ट 21 के ऊपर, जो कि बात करता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। अब ये कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लगाए गए थे। जैसे आर्टिकल 369 है, ये शुरू के 5 years तक के लिए लगाया गया था। अब इससे कोई नीड नहीं है, इट इज नो लॉन्गर वैलिड। आर्टिकल 370 जो है इसको भी आप डिबेट सुनोगे, जो हमारे आर्टिकल 370 पे रिपील हुआ है। इफ यू हियर दोज डिबेट्स, उनमें बार बार ये बोला गया था दैट आर्टिकल 370 इज अ टेम्परेरी प्रोविजन। ऐसा क्यों बोला गया था? बिकॉज अभी हमने पढ़ा है इस पार्ट का जो हेडिंग है वही ये बोलता है कि आर्टिकल 370 एंड जितने भी आर्टिकल्स इस पार्ट में होंगे दोज आर टेम्परेरी प्रोविजंस, and that is why Article 370 was also a temporary provision which gave special privileges to the state of Jammu and Kashmir. उनके लॉज अलग थे और बहुत सारी प्रिविलेजेस गिवन थी टू द पीपल ऑफ दोज रीजन्स। ओके, जो कि बाहर उस रीजन के अलावा बाकी सिटीजन्स के पास नहीं थी, एंड दैट इज वाई आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड। ओके, हम सबको पता ही है ये कि 2019 में ये चीज हुई थी। अब हम आते हैं आर्टिकल 371 के ऊपर। इसमें बोला गया है, एंड इसमें क्या जितने भी आर्टिकल्स अभी हम नीचे पढ़ेंगे 371 से रिलेटेड जितने भी हैं, उनमें हर स्टेट को कुछ छोटी मोटी स्पेशल प्रोविजंस दी हुई हैं। दोज आर नॉट बिग प्रोविजंस। अब आर्टिकल 370 में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस गिवन थी।
उस टाइप की कोई प्रिविलेज इन स्टेट्स को नहीं गिवन है, बट यस यू विल सी कि सम काइंड ऑफ प्रिविलेजेस वर गिवन। तो आपको इनको पूरे अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रिविलेज थी क्या नहीं थी, आपको बस ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी स्टेट के बारे में बात करी गई है। एक्चुअली ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सपोज आर्टिकल 371A में नागालैंड के बारे में बात करी गई है, नागालैंड के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है। ओके, सिमिलरली आर्टिकल 371B में असम के बारे में बात करी गई है, 371C में मणिपुर के बारे में बात करी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बट यू शुड नॉट स्ट्रेस अपॉन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, इसमें से क्वेश्चन कभी बना भी है तो बहुत ही कम बना है, बहुत रेयरली बना है। और क्वेश्चन भी आपको बताइए मैंने क्या बनता है कि आपसे आर्टिकल के नंबर पूछ लेते हैं कि वो कौन सी स्टेट के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 372 के ऊपर। ये बोलता है कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले एग्जिस्ट करते थे वो 1950 के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे इफ दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंडियन पिनल कोड है हमारा, ओके, जैसे कि हमारा सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले इनैक्ट हुए थे, लेकिन जब स्टार्ट हो गया था उसके बाद भी दे आर स्टिल इन ऑपरेशन बिकॉज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर होते, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बात बोलते तब ऐसा बोल सकते थे हम कि दोज आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, बट ऐसा नहीं है। तो यही चीज हमको याद रखनी है कि आर्टिकल 372 की सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 372A के ऊपर। ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी भी लॉ को अडेप्ट कर सकते हैं टू मेक दोज लॉज इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन करने के लिए किसी भी लॉ में मॉडिफिकेशंस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 373 के ऊपर। ये बोलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर प्रोमलगेट कर सकते हैं। तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं आर्टिकल 374 के ऊपर। ये बोलता है कि जो हमारे फेडरल कोर्ट के जजेस थे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारा फेडरल कोर्ट होता था, देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारे फेडरल कोर्ट के जजेस थे दे विल कंटिन्यू एज सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो भी फेडरल कोर्ट में केसेस चल रहे थे हमारे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब आर्टिकल 375 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि जो भी सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एस्टैब्लिश थे दे विल कंटिन्यू टू फंक्शन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 376 के ऊपर। ये बोलता है कि जो हमारे हाई कोर्ट जजेस ब्रिटिश इंडिया में काम कर रहे थे, those judges will be working as high court judges in the independent India as well. Okay, and जो हमारे हाई कोर्ट में केसेस ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे चल रहे थे वो हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन द हाई कोर्ट्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब आर्टिकल 377 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की थी वही अब सीएजे की होंगी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 378 के ऊपर। ये बोलता है कि जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन से पहले काम कर रहे थे दोज विल बी वर्किंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स ओनली।
ओके, तो ये सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये इसलिए हैं हमारे पास बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो चाहते थे कि एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, एब्रप्ट चेंजेस ना आए, एंड जैसे पहले होता था उसी टाइप से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम करते रहे। अब 378 ए जो है, दिस इज अगेन स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू आंध्र प्रदेश असेंबली, तो इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल 379 से 391 तक जितने भी आर्टिकल्स थे दे हैव बीन रिपील्ड एंड वी डोंट हैव टू रीड देम। अब हम आते हैं आर्टिकल 392 के ऊपर। ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है इनके पास ये पावर है टू रिमूव दोज डिफिकल्टीज विच मे हैव अराइजन जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे। जब हम पहले ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब ट्रांजिशन कर रहे थे तो उसके बीच में जो भी दिक्कतें आई थी उनको रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास उस टाइम पे थी। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 22 के ऊपर। ये लास्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका आर्टिकल 393 में हम आते हैं। ये बोलता है दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा ऑफिशियल नाम है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आर्टिकल 394 में हम आते हैं। ये बोलता है कि जो हमारी लिस्ट है आर्टिकल्स की, ये आर्टिकल तो हमारे 26 नवंबर 1949 से ही ऑपरेशन में थे, लेकिन बाकी जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं ये कब आए ऑपरेशन में? ये आए, ये फोर्स में तब आए व्हेन 26 जनवरी 1950 केम। तो हमारे जितने भी बाकी आर्टिकल्स हैं वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए थे। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 394 ए के ऊपर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये यही बोलता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाएगा एंड उसके ऊपर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके साइंस होंगे। अब हम आते हैं आर्टिकल 395 के ऊपर। ये बोलता है दैट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों के दोनों जो एक्ट्स हैं ये रिपील हो गए हैं। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उस टाइम पे दोनों के दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो रिपील हो गए थे। एंड नाउ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो गया है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके जो मेंस के हिसाब से केस लॉज हैं वो हम रीड करेंगे इन अवर मेन सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।